हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज सिद्रा योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो जैसा कि बच्चों पिछले लास्ट दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से आपको पढ़ाना। हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं हमारे चैनल पे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा है पहला चैप्टर, एंड सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में, और उसकी एक्सरसाइज भी मैंने डाल दी थी। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 4 जो कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले जो हमारा थर्ड चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है उस वाले चैप्टर से थोड़ा थोड़ा लिंक है, क्योंकि उस वाले चैप्टर में मैंने बताया है एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें चैप्टर स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होती है, डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसके अंदर उसने बताया कि एटम जो है हमारा, एटम क्या होता है, एटम एक उसने बताया कि एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम स्मॉल मतलब किसी भी स्मॉल पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हमारा एटम जो है वो इनडिविजिबल होता है, ठीक है। तो डाल्टन ने सिर्फ यही बताया कि एटम हमारा इनडिविजिबल होता है। तो देखो इधर इन 1808 डाल्टन प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी। उसने क्या दिया, उसने उसकी एटॉमिक थ्योरी दी, जिसके अंदर उसने क्या बताया कि एटम हमारा क्या होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब जो हमारे एटम्स है वो किस चीज से बने हैं, जो हमारा मैटर है वो एटम से बना है, यानी सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, मैटर एग्जिस्ट करता है, उसके नीचे छोटी छोटी हमारी ब्रांचेस आ जाती है जिसके अंदर हमारे एटम्स भी आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा मैटर का ही एक पार्ट हुआ। अब देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बिकम वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी केमिस्ट्री की। जो सबसे पहले थ्योरी आई थी वो क्या थी, हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। अब उसके बाद डाल्टन के बाद क्या हुआ, लेट अस सपोज बच्चों की मेरे पास एक कॉम्ब है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि मेरे पास एक कॉम्ब है और कुछ पीसेस ऑफ पेपर है, ठीक है। अब आपने देखा भी होगा कि जब हम ये एग्जांपल लेते हैं, हम क्या करते हैं, कॉम्ब को अपने बालों में ऐसे से रब करते हैं, यहाँ पर कुछ पेपर्स डालते हैं और क्या करते हैं, उनको ऐसे उठाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कॉम्ब के ऊपर ना अट्रैक्ट होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, अगर आप बिना रबिंग करे ऐसे ही कॉम्ब को मतलब पेपर्स के पास लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होते, बट जब आप रबिंग करके बालों में, सूखे बालों में रबिंग करके जब आप ऐसे कॉम्ब को लेकर आते हो तो क्या होता है, आपके जो मतलब ये पीसेस ऑफ पेपर होते हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कॉम्ब जो होता है वो चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाले पीसेस ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब हमारा इधर देखो, अब हमारा कॉम्ब जो है, अब हमारा कॉम्ब क्या है, कॉम्ब एक मैटर है। अब मैंने बताया था आपको, अपने जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा मैटर होता है, जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, वो क्या होता है, मैटर होता है। अब कॉम्ब को भी हम मैटर में ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्ब जो है वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा और हमारे चारों तरफ पाया भी तो जाता है ना। तो और उसके अंदर मास भी होता है ना। तो मैटर यही होता है ना कि जिसके अंदर मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो कॉम्ब को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, एज अ मैटर हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर हम कॉम्ब को मैटर ट्रीट कर रहे हैं, अब मैटर के अंदर क्या होते हैं, मैटर के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं। अब जब ये कॉम्ब हमारा चार्ज हो गया, हमारा रबिंग करने पे ये कॉम्ब चार्ज हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारे एटम्स पे फर्क पड़ा, एटम्स हमारे चार्ज हो गए है ना। जब
एटम्स चार्ज हो गए तो वो इनडिविजिबल कैसे हुए, है ना, वो तो डिविजिबल हो गए। तो ये डाल्टन्स थ्योरी जो थी इस चीज में फेल हो गई कि जब हम रबिंग करते हैं तो जो हमारा कॉम्ब होता है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे एटम्स डिवाइड होने लगते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुए, एटम्स आर डिविजिबल। मतलब ये है कि पहले इनके अकॉर्डिंग क्या था, एटम्स इंडिविजिबल थे, बट जब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ, एटम्स डिविजिबल हो गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स अब देखो, जैसा कि हमारा एक एटम है, तो सपोज कि ये एक एटम है। अब मैंने आप लोगों को बताया था एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। एटम जो है मेरा, इसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इन तीनों के ये क्या हुए, ये हमारे क्या हुए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। तो क्योंकि ये हमारा एटम था, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी क्या होती है। तो आइए बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, कैसे आए, और इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, मास क्या होता है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे पास, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। अब जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की, जे थॉमसन ने। अब इस डिस्कवरी के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपेरिमेंट क्या था। तो देखो यहाँ पर लिखा है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने ली एक डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे कि आप लोगों को ये दिख रही है, ये क्या है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने दो ये इलेक्ट्रोड लिए, ये दो इलेक्ट्रोड इन्होंने लिए यहाँ पर। अब इस इलेक्ट्रोड के एक सिरे को इन्होंने अटैच कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसको हम बोलेंगे कैथोड टर्मिनल। ठीक है, और इस वाले इलेक्ट्रोड के एक सिरों को इन्होंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो इन्होंने इसको बोला ये है एनोड। ठीक है, और ये है हमारी हाई वोल्टेज जनरेटर बैटरी, ये हमारी बैटरी है। ठीक है, जब हमें किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी होती है तब उसमें बैटरी जरूर लगाते हैं। ठीक है, और देखो, और यहाँ पर क्या है, एयर एट वेरी लो प्रेशर। अब देखो यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, लो तो प्रेशर ले रही हूँ, लो प्रेशर ले रही हूँ और हाई वोल्टेज ले रही हूँ। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर मैंने हाई वोल्टेज लिया है और यहाँ पर लो प्रेशर लिया है। इस एक्सपेरिमेंट में मैं ऐसे ही करूंगी। अब क्या होगा, अब ये होगा जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से कुछ रेज निकलना स्टार्ट करती हैं। अब जब ये रेज निकलना स्टार्ट करती है, इन रेज को हम बोलते हैं कैथोड रेज। लेकिन जब ये रेज निकलती हैं तो ये दिखती नहीं है बिल्कुल भी। अब आप बोलोगे कि मैम आप ये बात कैसे कर रही हो, जब ये रेज दिखी ही नहीं है तो फिर जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने कैसे पता लगाया कि ये हमारी कैथोड रेज होती है। तो इसका तरीका ये था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है ना, उन्होंने ना यहाँ पर जिंक सल्फाइड की ZnS की कोटिंग कर दी। अब जब ZnS पर कोई भी पार्टिकल टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो ये क्या होता है, जिंक सल्फाइड जो होता है वो क्या करता है, ग्रीन ग्लो करता है। ग्लो करना मतलब समझते हो ना, ग्लो, ग्रीन कलर का ग्लो करता है, ऐसे चमकता है। ठीक है, ग्रीन कलर का। तो यहाँ से जब भी कोई रे यहाँ पर आके टकराएगी तो ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो होगी वो ग्रीन ग्लो करेगी। तो इससे यह पता चला कि यहाँ पर कुछ रेज निकल रही हैं जो कि जिंक सल्फाइड को ग्लो करवा रही है। तो उनको हमने क्या बोला, उनको बोला हमने कैथोड रेज, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही थी। तो इसलिए यहाँ पर इनको इसलिए इनको बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डिस्कवरी होगी, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही थी ना। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी तो नेगेटिव ही चार्ज होता है ना, -1 चार्ज होता है। तो इसलिए इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स
ही है जो कि कैथोड रेज से निकल रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये वैक्यूम पंप है यहाँ पर। ठीक, और एक चीज और, आप देखो यहाँ पर कुछ थ्योरी के मतलब थ्योरी लिखी है मैंने, तो आप लोग उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है। अब इधर देखो, थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज। मैंने आपको अभी बताया कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, हाई वोल्टेज लिया। थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। प्रेशर कैसा लिया था मैंने यहाँ पर, लो प्रेशर लिया था। टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, streams of minute particles were given out by cathode। यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स कैथोड से निकले थे, है ना, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकले थे। These streams of particle are called cathode rays। इनको हमने क्या बोला था, इनको हमने बोला था कैथोड रेज। ठीक है, बिकॉज दे कम आउट ऑफ कैथोड, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे थे, इसलिए इन्हें हमने क्या बोला, कैथोड रेज। Cathode rays consist of small negatively charged particles called electrons। अब इनके पास स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कैथोड रे के पास, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले हैं, कैथोड से निकले हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पर हम ऑलवेज लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे पास, यहाँ पर है मास कैरेक्टरिस्टिक। ये है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9 × 10⁻³ किलोग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव चार्ज का मतलब ये होता है जैसे कि प्रोटॉन पे +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है ना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये तो बहुत इजी बात थी, सबको पता ही होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसा कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा है, अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हुई, पहले तो ये देख लेते हैं कि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द एटम वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन। तो क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके लिए भी सेम जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसके लिए भी हमने सेम एक्सपेरिमेंट वैसा ही किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम 11th-12th क्लास में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। ठीक है, आपको जिस क्वेश्चन आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज से। अब ये वाली जो होती है, ये होती है एनोड रेज, ये भी उसी तरह से निकलती है। ठीक है, ये बट ये क्या निकलती है, वो कैथोड से निकल रही थी, ये एनोड से निकलती है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। जब पॉजिटिव चार्ज से निकलती है तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको बताया गया है। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक यानी मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻27। ठीक, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, +1। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, उसी तरह प्रोटॉन पे कितना होता है, +1 होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, तो आइए अब देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। तो न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। ये साइंटिस्ट के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, 1932। ठीक, उसके बाद द न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन एटम। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आ जाएंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स आगे क्या है मेरे पास, अब उस बेसिस के मतलब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या बोल सकते हैं। इसमें हम ये बोल सकते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम वाज इंडिविजिबल व्हिच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, जिनको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स नहीं बना सकते हैं उनके। बट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ मेरे पास, इनसाइड द एटम दिस प्रूव्ड दिस पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उसने क्या किया, इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि एटम जो होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, एटम डिविजिबल होते हैं तभी तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम कल के वीडियो में जो करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो करने वाले हैं वो करेंगे हम एटॉमिक मॉडल्स। जितने भी एटॉमिक मॉडल्स हमारे पास हैं, जैसे कि थॉमसन मॉडल हुआ और ये रदरफोर्ड का मॉडल हुआ, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। अगर मेरा सेशन आप लोगों को चमका है तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।